है वो है कि एक ही वेद है, उसको जब मैं बाइफरगेट करता हूं तो वो चार पार्ट में बंटता है। फर्दर बाइफरगेट करता हूं तो फिर वो फर्दर चार पार्ट में बाइफरगेट होता है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। मैं इसका एक और पार्ट बना देता हूँ। एक को मैंने बोला ऋग्वेद। ऋग्वेद से बना धनुर्वेद। दूसरा बना यजुर्वेद। यजुर्वेद से बना आयुर्वेद। फिर आया सामवेद। सामवेद से बना गांधर्व वेद। इसके बाद आया अथर्ववेद। और उसके अथर्ववेद से बना अर्थशास्त्र। 8 हो गए। नाइन्थ हो गया ब्रह्मवेद। इसको उपनिषद भी कहते हैं। अब जब मैं नौ वेद के बारे में बात कर रहा हूं तो उसमें ऋग्वेद जो है और बाकी सारे वेद को अगर मैं लिखूंगा तो एक को लिखूंगा मैं ऑब्जेक्ट। इसको लिखूंगा इंजीनियरिंग। इसको लिखूंगा प्रॉपर्टीज। इसको लिखूंगा मेडिसिन। इसको लिखूंगा एक्शन। इसको लिखूंगा म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स। इसको लिखूंगा रिलेशनशिप। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज एक्शन रिलेशनशिप। इसको बोलूंगा जियोपॉलिटी इकोनॉमी। और उपनिषद का मतलब है डिवाइन क्रिएशन। अब ये है तो एक ही वेद ना। वेद का मतलब विचार। वेद का मतलब वैचारिक भाषा। एक ही वैचारिक भाषा एक ही पहलू को 9 पार्ट में डिवाइड कर रही है। और जब आप इन 9 पार्ट को देखते हैं तो कोई सा भी कहीं ना हो, उस वो मिसिंग एलिमेंट मानकर आप उसको निकाल सकते हैं। तो अगर किसी ने मेरे सारे वेद नष्ट कर दिए, मैं तब भी ढूंढ के निकाल लूंगा, मुझे क्या दिक्कत होगी। मैं मेरी बात समझा पाया? अब वेद जो है वो ईश्वर के बारे में बात कर रहा है। पुराण जो है वो भी ईश्वर के बारे में बात कर रहा है। तंत्र जो है वो भी ईश्वर के बारे में बात कर रहा है। तो मंत्र जो ईश्वर के बारे में बात कर रहा है वो वेद में भी हो सकता है, पुराण में भी हो सकता है, तंत्र में भी हो सकता है। बट वो ईश्वर तो एक ही है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि वेद का ईश्वर फर्क है, पुराण का ईश्वर फर्क है, तंत्र का ईश्वर फर्क है। ईश्वर तो सब जगह वो ब्रह्मा विष्णु शिव या दुर्गा या गणेश ऐसे ही उसको ट्रीट कर रखा है। अब जो कभी नहीं मरा, अब जैसे गणेश जो है वो पैदा हुआ, तो गणेश को आप गिनती में नहीं गिनेंगे। ब्रह्मा विष्णु शिव, वो कोई कहता है कि वो पैदा हुए, कोई कहता है नहीं पैदा हुए। तो जिसको भी आप परपेचुअल मान रहे हैं उसके बारे में ही पूरा वेद, पूरा पुराण, पूरा तंत्र मंत्र की फॉर्म में लिखा गया और वो उसी के बारे में बात कर रहा है।
इट इज जस्ट दैट कि पूरे सिस्टम को इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया कि, एक सेकेंड। सॉरी। जी। अब आप बताइए कि जिस तरह से मैंने ये आपके सामने रखा, हम्म। डिस्पाइट बीइंग अ ब्राह्मण, क्या आपको इस तरह से किसी ने वेद बताया? हम्म। सिंपल है नहीं। ना ये। हम्म। आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना इसके हर पॉइंट को। अगर मैं आपसे पूछूं, मैडम आप यजुर्वेद के बारे में क्या जानते हैं, तो आप कहोगे भाई मुझे नहीं पता यजुर्वेद क्या होता है। बट अगर आपको ये रेफरेंस शीट पता है, तो आप कह सकते हो कि यजुर्वेद में बेसिकली ईश्वर ने गुण संबंधी संकलन कर रखा है। जी। तो वो प्रॉपर्टीज रिलेटेड इंटरेक्शन हो गया। इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस। हम्म। और उसकी एप्लीकेशन जो है वो आयुर्वेद हो गई, कि जब किसी को समझ में आ गया कि किस चीज का क्या गुण है, तो उस गुण हम्म। के होने से और ना होने से व्यक्ति जो है उसको हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और उसका हम्म। आयु संबंधी संकलन जो है उसको आयुर्वेद कह दिया। तो जी। अब ये पार्ट इस तरह से आपको बताया गया तो आपको तुरंत समझ में आ गया। मैं आपको कोई भी चीज अगर सिंपल करके नहीं बता सकता, तो ये तो एज ए टीचर फेलियर है। हम्म। आप तोते की तरह कुछ भी रटो। हाँ भाई तुम्हें वेद आते हैं, हाँ जी। क्या होता है, चैता चेचा चैता पुरता चैता, अब वो शुरू हो गए सारे के सारे। मैं कहूँ भाई है क्या कहानी, ये तो समझा दो। कहानी नहीं पता किसी को भी। एंड I have to take the call. Sorry. प्लीज 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 गो इट। Sorry, sir. Yes, नो you can प्रॉब्लम। continue. नो प्रॉब्लम। तो एक एक व्यक्ति है जिसको कोई भी समस्या है या कोई भी समाधान है, वो उसको देखता है, एक स्ट्रक्चर में डालता है, उसको एक्सप्लोर करता है, समझ में आता है। इट मेक्स लॉट ऑफ हम्म। सेंस। एक हम्म। सेकंड उसमें डालता हूँ। तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि ये पूरा प्रोसेस एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है, एंड जी। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच ऑफ नॉलेज है। अब अगर आप इस स्ट्रक्चर्ड अप्रोच ऑफ नॉलेज से काम करना शुरू करते हैं, तो हम्म। यू साइमल्टेनियसली बिकम अ इंजीनियर, डॉक्टर, जियोपॉलिटी इकोनॉमिस्ट, म्यूजिक एंड फाइन आर्ट स्पेशलिस्ट। ये आपका सिलेबस हो गया। जी। अब अगर डॉक्टर से पूछो कि तुझे इंजीनियरिंग के बारे में कुछ आता है, हमें कहाँ है पता, मतलब हम तो डॉक्टर हैं। जिस इंजीनियर से पूछो कि भाई तेरे को डॉक्टरी के बारे में कोई पता है, हमें नहीं पता, हम तो इंजीनियर हैं। अब ये जो प्रॉब्लम है, आप उनसे पूछो भाई ये तूने मशीन बनाई है एमआरआई की, सीटी स्कैन की, ईसीजी की, ये कैसे बना दी? जब दो एंड एक दूसरे को पता ही नहीं है हम्म। तो ये बनी कैसे मशीन है?
इसका मतलब प्रैक्टिकली किसी चीज को यूज करने के लिए तो आपने तमाम जाम को एक साथ इकट्ठा कर दिया। भाई जहां दो पैसे बन रहे हैं, चार डॉक्टर रखो और बाकी। जहां बच्चों की पढ़ाई का मैटर आया, वहां पर जो है हर चीज अलग अलग है। पानी की बोतल दे दियो प्लीज मुझे। थैंक यू। जहां पर बच्चों की पढ़ाई का मैटर आया, सब कुछ अलग अलग है। भाई बच्चों को पढ़ा भी वैसे ही लो। एक बच्चा आधा अधूरा सा घूमता रहता है अपनी डिग्री का पर्चा हाथ में लेकर कि मुझे नौकरी पे रख लो, मुझे नौकरी पे रख लो। अगर इस तरीके से उसकी पढ़ने का तरीका होगा तो वो कभी जीवन में फेल नहीं हो सकता। अगर आपको इस तरह से मैं पढ़ाई पूरी कराऊं, नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक, 12th के बाद ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद पीएचडी, आपकी स्थिति क्या हो जाएगी? हम्म, और आज हम बच्चों को ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाए बिना सिर्फ एक चीज पढ़ा रहे हैं, जो कि है कंप्यूटर। और अब ये कंप्यूटर वाले एआई बनाकर बैठ गए, तो 2 या 3 साल के अंदर टोटल दुनिया में 16 करोड़ लोग कंप्यूटर पढ़ रहे थे। 16 से 32 करोड़ के बीच का नंबर है जो कंप्यूटर्स पढ़ रहे थे। वो घट के 1 करोड़ से भी कम हो जाएगा। अब आप सोचिए, आपने अपने चक्कर में 1985 से अब तक धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट्स को हटाकर एक ही सब्जेक्ट कर दिया। और वो एक सब्जेक्ट जो है, उसमें आपने पूरी दुनिया की पढ़ाई करा दी। सारी इंजीनियरिंग की स्ट्रीम्स खत्म हो गई। हर एक बंदा जो है सिर्फ एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग की दुकान खोलकर बैठ जाता, उससे वो डिग्री दे देता, डिग्री देने के बाद लोगों को नौकरी मिल जाती। ये काम चलता रहा। सडनली कंप्यूटर वाले ने कहा भाई मुझे अब भर्ती नहीं करनी, मेरे पास बहुत सारे लोग हैं। आप सोचो कितना अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। और अनएम्प्लॉयमेंट तो कुछ भी नहीं है, नॉलेज प्रोसेस का गैप, कितना बड़ा गैप जनरेट हो जाएगा। आपके पास लोग होंगे, सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग, लेकिन उनको कोई ज्ञान ही नहीं होगा। आप सोचिए कितना वियर्ड सिचुएशन होगी। मैं मेरा सब्जेक्ट इसीलिए पढ़ रहा था बिकॉज मुझे तो क्लियर कट डिस्क्रिपेंसी समझ में आ रही थी। तो मैं जब बच्चों को लेकर बैठता था तो मैं ये बात बोलता था कि भाई हम इस वाले पार्ट को, इस पोर्शन को क्यों नहीं देख रहे? ये मेरे सिलेबस का पार्ट नहीं है। व्हाट इज सिलेबस? आप बच्चों को पढ़ाते ही क्यों हैं? क्योंकि आप उनको फ्यूचर रेडी बनाना चाहते हैं। भविष्य में भाई, आज आपने स्कूलिंग कब करी? आज से 25 साल पहले। 25 साल पहले स्कूलिंग करने के बाद आज आप जो है एम्प्लॉयबल हुए आफ्टर 15 years ऑफ स्टडिंग। आप बच्चों को पहले नर्सरी कराते हो, फिर एलकेजी कराते हो, यूकेजी कराते हो, फिर फर्स्ट से 12th में भेजते हो। 15 साल हो गए इस पूरे प्रोसेस में। फिर 12th के बाद जो है 4 साल का ग्रेजुएशन, 2 या 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन। तो 12 और 3 15, 15 और 4 19, 19 और 3 21, और 2 या 3 साल का बच्चा लेते हो आप अपने पास में। तो 24 25 साल आपने एक रिसोर्स के वेस्ट कर दिए। भाग्यशाली वो लोग हैं जिन्होंने पढ़ाई करी ही नहीं। असली भाग्यशाली वही हैं क्योंकि वो जीवन में सीख रहे थे। आप मेरा मतलब समझ पा रहे हो कि हमने जो पढ़े लिखों की स्थिति कर दी, वो सवाल ही नहीं कर रहे, ऐसे पढ़े लिखे तैयार कर दिए। जिस व्यक्ति को कैंसर हो, आप उसको फोन करिए और पूछिए कैंसर होता क्या है। अब वो तो मरने वाला है, तो जो मरने वाला है उसको तो पढ़ना चाहिए, उसको भी नहीं पता। हमको तो कैंसर हो गया, हमें नहीं पता अब हम आगे क्या कर पाएंगे। उसी दिन से वो डिप्रेशन में चला गया। चलो भाई ये तो पेशेंट है, अलग अलग पिक्चर देखकर इसे पता चला कि कोई कैंसर जैसी बीमारी होती है। ये पिक्चरों से आया है नॉलेज, कहीं और से नहीं आया। वो राजेश खन्ना की एक आनंद करके पिक्चर थी,
उससे वो कैंसर पेशेंट की कहानी शुरू हुई। उसके बाद सिर्फ पिक्चरों में ही कैंसर पेशेंट पल रहे थे, रियल टाइम में किसी के साथ क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था किसी को नहीं पता। उसके बाद आप किसी डॉक्टर को फोन करिए और उससे पूछिए कि सर मुझे सिर्फ इतना बताइए कैंसर होता क्या है, आप डर जाएंगे दो लोगों का रिस्पॉन्स देखकर। ना डॉक्टर को पता कैंसर क्या होता है, ना पेशेंट को पता कैंसर क्या होता है, और जो ट्रीटमेंट है 5 मिनट में सर्जरी कर लीजिए, बस सर्जरी होती है इसकी, कीमोथेरेपी कर लीजिए, पेट स्कैन कर लीजिए। अरे भाई होता क्या है, क्यों हो रहा है, रीजन क्या है, पेट स्कैन करने से मुझे क्या फायदा होगा, नहीं करवाने के हिसाब से क्या होगा। पेट स्कैन में आप करते क्या हो, एक न्यूक्लियर डाई पिलाते हो, फिर एक न्यूक्लियर रेडिएशन होता है, तो क्या उस न्यूक्लियर रेडिएशन से मेरा कैंसर भी एग्रीवेट हो सकता है क्या? नो क्लू, नोबडी क्वेश्चंस, नोबडी आंसर। मुझे अमेरिका का नहीं पता क्या स्थिति होती है, हिंदुस्तान में कोई बात ही नहीं करता, एक से एक फर्जी आदमी कैंसर का स्पेशलिस्ट बन के बैठा हुआ है। मेरे फादर को कैंसर हुआ, मैं दो डॉक्टर्स के आगे हाथ जोड़ जोड़ के खड़ा हुआ, सिवाय कमबख्तों ने बिल बनाने के कुछ नहीं करा। 2-2 लाख रुपए दोनों व्यक्तियों ने ले लिए, दोनों जैन डॉक्टर थे। मतलब मेरे को मन कर रहा था कि मैं क्या करूं इन लोगों का। इतनी पेनफुल सिचुएशन है। और वहीं जब आप इस प्रोसेस से बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं, तो आपको पता चलता है कि ये प्रोसेस में बच्चे धीरे धीरे ओवरऑल क्वेश्चनिंग मैकेनिज्म में डेवलप होते हैं, और उनका थॉट प्रोसेस बहुत ही वाइब्रेंट होता है। दे आर एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब अगर आपके पास अगले 5 साल है या 10 साल है, तो एटलीस्ट आप अपने बच्चों के साथ में कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन तो कर सकते हैं ना, उनको क्वेश्चनिंग मैकेनिज्म के तौर पे डेवलप कर सकते हैं। तो बात करने की कला आनी चाहिए। और बच्चे बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बात करते। आप उनके सामने एक साइंटिफिक प्रेजेंटेशन के तौर पे एक एक चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये चलो बात करते हैं ना, बात करने में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तब होती है जब कोई बच्चा नॉलेज गेन करने का कोशिश करता है, पेरेंट्स कहते हैं प्लीज स्टडी और सिलेबस, एंड इट इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। मैं हिंदुस्तान में रहता हूं, मुझे अगर आज संस्कृत में व्याकरण का कोई एक्सपर्ट चाहिए हो, मैं 100 लोगों से बात करूंगा, 99 को ग्रामर नहीं आती होगी। आप सोच रहे हैं कितनी मुश्किल स्थिति है, संस्कृत का बेस उसकी व्याकरण है। और यहाँ पे वो आर्य समाज वाले इंस्टीट्यूशंस बन गए, तो उसकी वजह से लॉजिकल ब्रेन ही खत्म हो गया, क्वेश्चनिंग खत्म हो गई। डार्क एज इसको कहते हैं, जब आपका दिमाग जो है ना प्रश्न करना बंद करता है। मैं क्यों मंत्र चिकित्सा कर पा रहा हूं? एक नेचुरल से क्वेश्चन है कि भाई मैं इस पूरे प्रोसेस में एक सब्जेक्ट जो लॉ साइंस में है वो उसे क्यों कर पा रहा हूं? मेरे पास सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स थे, आयुर्वेद का, एलोपैथी का, होम्योपैथी का, संस्कृत का, ये इतने लॉजिकल क्वेश्चनिंग का, ये इतने, मतलब मेरा फॉर्चुनेट पार्ट था कि मैं ऐसे लोगों की संगति कर पाया, एंड एज अ रिजल्ट मैं इस प्रॉब्लम को अननोन डोमेन से नोन डोमेन में ले आया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने पूरा सॉल्व कर दिया, बट यस इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चर, मैं किसी भी व्यक्ति को इस सब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं। अब आज की तारीख में अगर आप अपने 6 महीने का डिफरेंस लेकर चलें, आप मेरे साथ अभी 6 महीने पहले कनेक्ट हुए, इन 6 महीने से पहले क्या आपको मंत्र चिकित्सा का प्रैक्टिकल कोई भी एस्पेक्ट पता था?
ठीक है, आपको संस्कृत आती थी? आपने वेद पुराण पढ़ रखे थे? ठीक है, अब इस सिचुएशन के बाद 6 महीने के अंदर अगर आपसे कोई भी व्यक्ति इस सब्जेक्ट पे बात करता है, तो आप क्या लॉजिकल क्वेश्चनिंग कर सकते हो उस व्यक्ति से? ये मंत्र चिकित्सा का प्रभाव है। क्या आप किसी भी पेशेंट की हेल्थ में 19-20 का फर्क ला सकते हो फ्रॉम डिस्टेंस? ये मंत्र चिकित्सा का प्रभाव है। जिस व्यक्ति को एक सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं पता, वो उस सब्जेक्ट में 6 महीने के अंदर एक्सपेरिमेंटेशन और थ्योरी के माध्यम से एक सब्जेक्ट को सीखता है, और 6 महीने बाद वो प्रैक्टिकल डेक्सटेरिटी डेवलप हो जाती है। जब आप और मैं दोबारा 6 महीने बाद में बात करेंगे, तो हमारे काम करने का तरीका ही बदल जाएगा। आपके क्वेश्चन पर्टिकुलर किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर पाने से रिलेटेड होंगे। क्योंकि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, हाइपरटेंशन तो आपको वैसे ही आ जाएगा, स्ट्रक्चरली समझ में आ जाएगा। ये बेनिफिट है। मतलब मैं जो आपको रिवीजन करने के लिए बोल रहा हूं, रिवीजन करने का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना सही है, क्योंकि जो जो पॉइंट आपने अभी तक पढ़ा है, अगर वो आपको याद नहीं रहता तो वो काम नहीं आएगा। इसलिए मतलब टेक्निकली हर 3 महीने में एक रिवीजन, एक टेस्ट, वो होना जरूरी है। बिकॉज जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा आपने कितना पार्ट अभी तक एब्जॉर्ब कर लिया, उससे कितनी बीमारियां ठीक हो सकती हैं, तब तक पूरे सिलेबस पे बात करने से कोई फायदा नहीं होगा। तो भले ही चाहे हम 5 दिन का ब्रेक लें, दैट डजेंट मैटर, बट आप अपने पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज करिए। रिवाइज करने के बाद नोट्स बनाइए, नोट्स बनाने के बाद उसको एक मीनिंगफुल फॉर्मेट में रखिए। हो क्या रहा है, करा क्या है। एंड मैंने कोई काम ऐसा नहीं है कि आप बैठ के कॉपी पेंसिल पे नोट्स बना रहे हैं, सारा कुछ ऑटोमेटिक है। सिर्फ आपको एक बंदा ऐसा चाहिए जो आपको चैट जीपीटी कैसे यूज करना है उस सब में गाइड कर दे थोड़ा सा। वो वाला पार्ट जो है आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, दैट्स इट। मेरे जैसा व्यक्ति जो मतलब कंप्यूटर इलिटरेट कहता हूं मैं अपने आप को, तो अगर मैं कर सकता हूं तो आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो छोटे छोटे पॉइंट्स पकड़ते ही तुरंत आपको सब्जेक्ट पूरा प्रॉपर समझ में आ जाएगा। पीपीटीज वगैरह तो मैंने ऑलरेडी बनाई रखी हैं, सारी की सारी आपको शेयर कर रखी हैं। तो आपके जो कॉम्पेंडियम्स होंगे वो बहुत सिस्टमैटिक होंगे। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? मैंने इस कनेक्शन से जाना, अच्छा, ये भी मैं क्यों कर पाया उसका भी एक इंटरेस्टिंग पार्ट था। संस्कृत अपने आप में एक ऐसी भाषा है, जो भाषा उसका भाषा का एक स्वाभाविक गुण होता है सिंथेसिस। लिख लीजिए टर्म आप। सिंथेसिस का क्या मतलब होता है? Process just मतलब input some changes to some output। सॉरी, थोड़ा जोर से बोलिए। मतलब एक प्रोसेस जैसे मतलब जिसका कुछ आउटपुट होता है, put through the transformation like that। मतलब हिंदी में समझाइए। देखिए, सबसे पहली चीज हमने बोली, कोई चीज नहीं पता तुरंत गूगल कर लीजिए। हम्म। जी। तो जब आप गूगल करेंगे तो उसमें आपको 4-5 तरीके की परिभाषाएं लिखी मिलेंगी। इट डजेंट मैटर।
देखिए, पहली बात तो इट इज टेक्निकली इम्पॉसिबल किसी भी व्यक्ति को सब कुछ जानना। जी। मैं आज जान इसलिए पाया क्योंकि जैसे ही मुझे कोई चीज नहीं आती है, एक बेशर्म की तरह मैं हर व्यक्ति बोल रहा है, इसका क्या मतलब होता है जी। बेशर्म के जैसा टर्म मैंने यूज करा। बिकॉज कोई भी व्यक्ति किसी से क्वेश्चन इसलिए नहीं करता क्योंकि उसको शर्म आ रही होती है। अब स्टूडेंट डोमेन में मैं अगर हम्म। शर्म करूंगा तो मैं सीखूंगा किससे? जी। टीचर्स। भाई मैक्सिमम क्या होगा, टीचर मुझ पर हंसेगा, अच्छा तुम्हें ये भी नहीं पता। और मैं इसलिए बताता हूँ एक बार क्या हुआ, हम गाड़ी में जा रहे थे, मैं और मेरे गुरुजी बैठे हुए थे, बड़ा सीरियस डिस्कशन चल रहा था। तो उसमें वो बोले कि एक वो दवाई का नाम बोला, तो उसमें जो है वो घृत पड़ता है। मैंने कहा घृत क्या होता है? अब वो डिस्कशन चल रहा है, बड़ा सीरियस डिस्कशन चल रहा है, तीन चार जने बैठे हुए, तो मेरे से रहा ही नहीं गया। मैंने, गुरुजी घृत क्या होता है? वो मेरे सर पे हाथ मारते हैं चपत की तरीके से, कहते हैं इतना भी नहीं आता तुझे कि घृत क्या होता है? अब आप बताओ घृत क्या होता है? जी। घी। आपको पता है, मुझे नहीं पता, आप सोचिए कितनी बड़ी उसकी बात है। तो इतना सिंपल सा पार्ट है। वो पूरा डिस्कशन मुझे इसलिए नहीं समझ में आया क्योंकि वो घृत करके बात एड्रेस कर रहे थे। घृत का अपभ्रंश होके घी टर्म बनी, वो एक अलग बात है। हम्म। तो भाषा, या भाषा कोई चीज का नहीं जान पाने से आप उसके प्रश्न करते हो। तो प्रश्न करने से, अब आप ये जितना भी एआई हो रहा है, इट इज लैंग्वेज लर्निंग मॉडल, एलएलएम पे बेस्ड है। ये भी उसी पर ही आ गए। शुरू कहाँ से हुए थे? फाइनली ये वेद पुराण की डोमेन में ही एंट्री कर रहे हैं। 6 महीने, एक साल बाद जब लोग आपसे आकर बात करेंगे और आप उनको लैंग्वेज लर्निंग मॉडल और वेद पुराण का कनेक्शन बताना शुरू करेंगे, तो वो लोग मतलब ऐसे चौंक जाएंगे जैसे कि उनको एक किसी ने शॉक दे दिया हो। जो भाषा होती है उसमें भी अप्रोचेस होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, सिंथेसिस जो है वो बेसिकली एक ऐसी प्रक्रिया को कहते हैं जो जी। अपना रिपेयर खुद कर लेती है। जैसे डीएनए सिंथेसिस। एक सेकेंड। क्या अलग अलग चीजों को मिलाकर एक नई चीज बन। सॉरी। जी, आप कुछ बोल रहे थे।
हाँ मतलब मीनिंग लिखा गया है हिंदी में कि अलग अलग चीजों को मिलाकर एक नई चीज बना। ठीक है, अलग अलग चीजें क्या होती हैं भाषा के अंदर? विचार। अलग अलग विचारों को जोड़कर आप संवाद की स्थिति तक पहुंचते हो। तो संस्कृत भाषा जो है वो दो डोमेन्स को एड्रेस करती है। एक, भाषा में क्या होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है। अब मैं आपसे पूछूं कि आपके पास कोई पेन है? मुझे दे दीजिए। दे दीजिए, कोई बात नहीं। कैसे देना? अगर आप दे सकते, मतलब आप, मैं आपको कहूं कि आप मुझे हीलिंग दे दीजिए, तो आप दे सकती ना? जी। तो हम्म। इसका मतलब कि जिस विंडो से आप मुझे देख रहे हैं उससे चीजें नहीं जा सकती हैं, विचार तो जा ही सकते हैं। हम्म। तो संस्कृत भाषा उन विचारों के आदान प्रदान पर बनी है जिसमें कि विचार की सृष्टि है। आप विचारों का आदान प्रदान इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि विचार उत्पन्न हो रहे हैं। आप मुझे पेन क्यों नहीं दे पा रही इधर? आप विचार उत्पन्न कर सकती हैं, विचार मुझ तक आ रहा है। बट आप पेन को उत्पन्न नहीं कर सकते, इसलिए पेन मुझ तक नहीं आ पा रहा। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूं? चीजें इधर से उधर जा सकती हैं, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। आप मेरी बीमारी ठीक कर सकते हो वहां बैठे बैठे। अगर मान लीजिए मेरे को कोई ट्यूमर हो और आप उस ट्यूमर को हील करना शुरू करेंगे, तो उसके साइज में फर्क आ जाएगा। मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, आप उधर से हील करेंगे तो वो वह ठीक हो जाएगा। भाषा में अपना स्वयं का गुण होता है कि क्या वो विचार को उत्पन्न करके उसके आदान प्रदान के हिसाब से बनी है, या वो केवल विचार के आदान प्रदान के लिए बनी है। इंग्लिश और संस्कृत में ये मूलभूत फर्क है। English is a analytical level language. It can only analyze. It cannot create a thought. इसलिए जितना भी इंग्लिश लैंग्वेज रिलेटेड डेवलपमेंट है वो क्रिएशन ऑफ थॉट की डोमेन को टच ही नहीं कर पाया। संस्कृत में क्रिएशन ऑफ थॉट जो है उस डोमेन को टच किया गया, इसलिए आपके पास वेद पुराण उपनिषद और तंत्र है। और ये ऐसे गधे हैं जिनको कि ये पूरा प्रोसेस ही नहीं पता, इसलिए कहते हैं कि ये फालतू की बातें हैं। अब जब एआई बनने के बाद एक लेवल से आगे काम ही नहीं कर पाएगा, तब इन्हें एआई की लिमिटेशन समझ में आएगी। मैं मेरी बात समझा पाया? मैंने एक किताब लिखी, उस किताब में क्या क्या कमियां हैं आप एआई से पूछेंगे वो तुरंत बता देगा। बट आप बोलो कि इस किताब की सारी कमियां ठीक करके मुझे एक नई किताब लिख कर दो, उसके फरिश्ते नहीं लिख सकते। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूं? जो उसकी डोमेन है, उस डोमेन में चाहे 1 करोड़ ऑप्शंस हो, वो उन 1 करोड़ की 1 करोड़ ऑप्शंस को टच कर सकता है। बट अगर 104वीं ऑप्शन को क्रिएट करना हो, जिसके लिए उसे 100 के बाद 101, 102, 103 और फिर 104 पे पहुंचना हो, वो क्रिएट भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो भाषागत लिमिटेशन है। ये चीज आज हो चाहे कल हो, होगी ही केवल संस्कृत भाषा से। दुनिया की कोई भाषा उसके लिए कॉम्पिटेंट नहीं है। और आप अपने हस्बैंड से भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज अ प्रोटो लैंग्वेज? लिख लीजिए अपने पास में।
तब आपको पता चलेगा कि ये प्रोटो लैंग्वेज जो है ये एक ऐसी पार्ट है जिसको ये सब ढूंढ रहे हैं। पता इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि वो हर जगह ईगो आती है। अच्छा, इंग्लिश में नहीं है, ऐसा कोई चीज होती है क्या? अरे नहीं, चाइनीज में होता है। ऐसी कोई चीज होती है क्या? नहीं नहीं, अरेबिक में होता है। चल चल, मुझे मत सिखा। कोई ऐसी चीज है जो इंग्लिश में नहीं होती? ये करते करते इनको पकड़ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो ये जो प्रक्रिया चल रही है पूरी दुनिया में, जहां पर कि हम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को फिनेंशियल डेवलपमेंट से कनेक्ट करते हैं। मतलब मैं आपको बुद्धिमान तब मानूंगा जब आप धन पैदा कर रहे होगे। आपको धन की चाह ही नहीं है तो मैं आपको बुद्धिमान भी नहीं मानूंगा। आप कोई रिसर्च साइंटिस्ट हैं, आप रिसर्च में रात दिन लगे रहते हैं। उस रिसर्च को क्यों होना है, क्या प्रक्रिया है, मैं उन सारी डोमेन में अपना दिमाग लगा रहा हूं। बट अगर मैं दो पैसे पैदा नहीं कर रहा तो वो रिसर्च का कोई मतलब नहीं है। पूरी दुनिया इस एंटेंगलमेंट में फंस गई। अब जो लालच से ही रिसर्च कर रहा है वो वैक्सीन और वायरस ही तो बनाएगा, और क्या बना लेगा। जल्दी जल्दी पैसा चाहिए, जल्दी जल्दी पैसा चाहिए, जल्दी से मर्सिडीज आए, जल्दी से बीएमडब्ल्यू आए। थॉट प्रोसेस ये वाला हो गया ना। ऑनेस्ट रिसर्च कैसे पॉसिबल होगी? और जब ऑनेस्ट रिसर्च ही नहीं होगी तो शॉर्टकट्स लगेंगे। एज अ रिजल्ट दुनिया के हर देश ने वैक्सीन तो बना दी, लेकिन कोई भी ठीक नहीं कर पाया। इवन इजराइल। और वो वैक्सीन से भी देश खरीदने और बेचने में ही दिमाग लगा रहा। ये नहीं पता कि ये वैक्सीन के साइड इफेक्ट में कितने लाख लोग मर जाएंगे। और अब तो वो नई पिक्चर भी आ रही है, वो हार्ट वेव करके, पता नहीं कौन सी है, जो हार्ट हार्ट अटैक जो हो रहा था, वो हार्ट अटैक वेव करके ऐसा कुछ नाम है पिक्चर का। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, ये पूरा प्रोसेस ध्यान से ऑब्जर्व करिए। अगर आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, दूसरे की लाइफ को बदलना चाहते हैं, अपने आप को थॉट प्रोसेस के लेवल पर डेवलप करिए। क्योंकि इतना बड़ा डेवलपमेंट जो अभी तक इंग्लिश एज ए सिस्टम क्रिएट हुआ है, वो सिर्फ इसलिए क्रिएट हुआ क्योंकि वो थॉट जितना जानते समझते थे उतना ही कर पाए। और सारा डेवलपमेंट हर चीज का एक पॉइंट पर जाकर रुक रहा है। बुद्धि विचार को उत्पन्न कर सकती है, ये पॉइंट उनको ही नहीं पता। विचार उत्पन्न कैसे होता है? शरीर के भीतर आत्मा होती है, इसलिए विचार उत्पन्न होता है। मरा हुआ आदमी कोई विचार उत्पन्न कर सकता है? अब वो सोच रहे हैं कि मशीन में वो क्वालिटी आ जाए जो एक जीवित व्यक्ति के जैसा बुद्धिमान व्यक्ति सामने आ जाए। दैट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इनको अगर ये पता चले कि 1 लाख लोगों को मार के एक डब्बे के अंदर उन सबकी आत्मा जो है निकल के आ जाएगी और आत्मा को ये पकड़ लेंगे, तो ये 1 लाख लोग कल सुबह मार देंगे। पर इनकी बुद्धि में ये विचार नहीं आएगा कि आत्मा का लक्षण विचार है। तो जब तक आप अपने भीतर आत्मा को जागृत नहीं करोगे, उस तत्व को नहीं समझोगे, तब तक ये प्रक्रिया भी नहीं जागृत होगी। ये प्रॉब्लम है। मैं मेरी बात समझा पाया? जी। तो अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम रिवीजन शुरू कर रहे हैं। आप जी। अपना डेली कितना काम करा, हम्म। कितने चैप्टर्स की ट्रांसक्रिप्ट तैयार करी, कितना सिलेबस बना, अब आपने मुझे अगले 1 हफ्ते तक वो रिपोर्ट देनी है। जी। मैंने आपको करके दिखा दिया, मतलब टोटल एक्टिविटी हाँ। करने में। एक वीडियो हम्म। का जो 2 घंटे की वीडियो है उसका पूरा सेटअप बना के कन्वर्ट करने में, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देने तक मुझे दस से हम्म। पंद्रह मिनट लगे मैक्स। जी।
और कल मैंने हम्म पूरे दिन ये हिट एंड ट्रायल करता रहा, अच्छा कैसे होगा कैसे होगा, फटाफट एक्सेल हम्म पे डेटा डाला। अब उसमें हर जगह टाइम ड्यूरेशन आ रहा था, उसको कैसे हटाऊं। हम्म तो ऐसे करके मैंने एक एक पॉइंट समझा, अच्छा ये ऐसे होगा, फिर मैंने आपको हम्म समझा दिया। हम्म, अब जी। आप अपना रिवीजन डिफाइन करेंगे और हम्म उसको, मतलब जैसे हम एक बुक को चैप्टर्स में बांटते हैं, उसी तरह से आपने अभी तक जितना भी पार्ट है, चैप्टर वन हम्म इतना पार्ट, हम्म, ऐसे करके उसको डिवाइड कर लेना है। जी। तो जब आप इस तरह से मुझे वो पूरा सेक्शन देंगे, तो हम्म ये काम हमारा कंप्लीट होगा। आपको लगता है कि नहीं, अगर आप मेरे ऊपर छोड़ोगे तो मैं ये काम ही नहीं कर पाऊंगी, तो मेरे को रोज बैठना जरूरी है, तो मैं रोज बैठ जाऊंगा। बट अब जो काम है वो आपको ही करना है, हम्म क्योंकि उस गैप से हम आने वाले टाइम के सारे चैलेंजेस को अलग हटाते जाएंगे। जी। मैं मेरी बात समझा पाया? हम्म हम्म, दैट्स इट। ओके। आप स्टार्ट करिए, रोज कितना कर पा रहे हैं उसके हिसाब से वो इंफॉर्मेशन दीजिए। जितना पार्ट आपकी क्वेश्चंस बनेंगे इस पूरे पार्ट को हम्म रिवाइज करते करते, वो हम्म हमारे लिए एक कंस्ट्रक्टिव पार्ट होगा। हम्म फिर हम सिलेबस वाला जो मैंने ओरिजिनली आपको सिलेबस शेयर करा था, उस सिलेबस से हम्म एक एक पॉइंट उठाकर करते जाएंगे, अच्छा इतना पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, अब बैलेंस शुरू करते हैं। अदरवाइज क्या होगा, मैं अपना सिलेबस तो पूरा कर लूंगा, हम्म लेकिन आपके जितने गैप एरियाज हैं वो पकड़ में ही नहीं आएंगे। मैंने जितना सब्जेक्ट जानता था उसका मेजर एसेंस आपको मैंने शेयर कर दिया। अब हमें अपना लेवल चेंज करना है। मतलब फ्रॉम ग्रॉस बॉडी टू सटल बॉडी में एंटर करना है, और सटल बॉडी से कॉजल बॉडी में एंटर करना है। तो तीनों बॉडीज का जो अंश है, मतलब महालक्ष्मी तीनों डोमेन के अंदर एग्जिस्ट करती है, पूरी प्रक्रिया एग्जिस्ट करती है, ऑल दैट आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड। बट अब हम फाइन वर्क करेंगे, फाइन क्वेश्चंस पे जाएंगे, फाइन एनर्जी प्रोसेस के ऊपर बात करेंगे। आप कितना चीज उसके तौर पे समझे, उसका कितना इम्पैक्ट होगा आपकी हीलिंग के ऊपर। महालक्ष्मी से आप अपने मन, आत्मा, काल, दिशा, इन सबको कनेक्ट कर लीजिए, अपने 24 गुणों को कनेक्ट कर लीजिए, किस गुण में कौन सी ऊर्जा डालनी है, वो सब आप कर सकते हो बाप। बट थ्योरी जो है वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होती है, एकदम से नहीं होती। मैंने एक ये सिंपल सी शीट है जो आपके सामने इस समय स्क्रीन पर है, बट इसको बनाने में, इस एक स्लाइड को कमाने में मुझे पूरा टाइम लगा है। मैं मेरी बात समझा पाया? इस पार्ट को हम डेवलप करेंगे और हम टारगेट रखेंगे कि अगले 1 महीने के अंदर आपके पास में इतना मटेरियल होना चाहिए कि आप एक बुक पब्लिश करने के लेवल पर आ जाएं। भले ही चाहे वो लेवल 1 ऑफ मंत्र चिकित्सा हो, दैट डजेंट मैटर। जी। बट आप ये कॉन्फिडेंस के साथ कह सकें कि आउट ऑफ द 4 लेवल्स, मैंने लेवल 1 बिल्कुल कील ठोक के समझ लिया। हम्म, जी। ठीक है। हम्म जी। ठीक है जी, चलिए फिर आज इसको यहीं पे ब्रेक करते हैं। आप अपना जी जो है वो मॉर्निंग इवनिंग आपने रिपोर्ट देनी है अपनी, कितना पार्ट आपने कर लिया। जी। जरूरत पड़ेगी तो हम्म हम 15 मिनट आधा घंटा दोनों टाइम पे हम्म, बैठ सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। जी। ठीक। ठीक है जी। जी। राइट मैम।